अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, इसमें हम एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे 4.6। अभी आपकी जो चैट है वो ओपन की जाएगी, आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। ये जो एग्जांपल है ये लास्ट टाइम हमने जो मेटेलिक करैक्टर को डिस्कस किया था उसकी एग्जांपल और एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। मेटेलिक करैक्टर को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ कि मेटेलिक करैक्टर जो डाउन द ग्रुप जाता था, तो हम वहाँ पे अगर देखें मेटेलिक करैक्टर के लिए जो चीज़ थी को कहा है कि आप जो है वो मेटेलिक करैक्टर को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। मेटेलिक करैक्टर क्या होता था कि जो मेटल का मेटेलिक करैक्टर था उसको हम कैसे डिस्कस करते थे कि वो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएं, इस साइड पे जाएं, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप जो डिस्कशन करेंगे कि सोडियम और पोटाशियम में से किसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है, और उसके बाद सोडियम और मैग्नीशियम में किसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम पहला जो है सोडियम और जो दूसरा था पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को अगर आप देखें तो आप इसमें क्या जज करेंगे कि सोडियम और पोटाशियम में किसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो आप ज़रा चैट में डिस्कस करें कि सोडियम वर्सेस पोटाशियम किसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है, जल्दी से। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, सोडियम और मैग्नीशियम को कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। यस, पोटाशियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। सारे लोग जो हैं पोटाशियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर होगा कि पोटाशियम का जो मेटेलिक करैक्टर है वो हाई होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो सोडियम को हम डाउन करेंगे, पोटाशियम अप हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें आप ज़रा आ जाएं कि अगर सोडियम और मैग्नीशियम का केस आता है तो इसमें आप क्या करेंगे, सोडियम वर्सेस मैग्नीशियम, तो किसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ये पीरियड में बिहेवियर है। तो पीरियड में अगर हम जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। तो हायर मेटेलिक करैक्टर किसका होगा, सोडियम का। ज़्यादातर बच्चे मैग्नीशियम लिख रहे हैं, सोडियम का मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा बिकॉज कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। मैग्नीशियम राइट साइड पे है तो मैग्नीशियम का डिक्रीज़ करेगा, सोडियम का इंक्रीज़ करेगा। यस, ठीक है। तो अब तमाम बच्चों को समझ आ गई है कि सोडियम का मेटेलिक करैक्टर हाई होगा, मैग्नीशियम का मेटेलिक करैक्टर लो होगा बिकॉज के लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है और जो डाउन द ग्रुप है उसमें मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। आप तमाम बच्चों को इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। उसके बाद एक सेल्फ चेक है, उस पर ज़रा आ जाएं। अब ज़रा मैं पीरियोडिक टेबल पे अभी नहीं जाऊंगा, पहले ये मुझे बताएं कि लिथियम वर्सेस पोटाशियम किसका मेटेलिक करैक्टर लो होगा। इसमें हमें जो बात पूछी गई है, इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे, हैज़ लोअर मेटेलिक करैक्टर। तो इन दोनों में आपने मेटेलिक करैक्टर लो बताना है और साथ रीज़न भी लिखनी है कि लिथियम या सोडियम में किसका मेटेलिक करैक्टर लेस है, लो है। और दूसरा जो है आप बताएंगे कि इसमें लिथियम का कम है या पोटाशियम का, ठीक है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, जल्दी से इसकी रीज़न भी आप लिखें। लिथियम का जो मेटेलिक करैक्टर है वो लो है बिकॉज रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है। ये जो लिथियम है ये ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप के अंदर लिथियम अप है और पोटाशियम डाउन है, ठीक है। जो डाउन जाएंगे तो पोटाशियम का हाई हो जाएगा, लिथियम का लेस हो जाएगा। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम का अगर हम देखें तो ये दोनों सेम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। किसका जो
मेटेलिक करेक्टर है वो लेस होगा मैग्नीशियम वर्सेस कैल्शियम, दोनों में किसका लेस होगा? जल्दी से आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लेस बताना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ये 20 है, तो मैग्नीशियम का जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो लेस होगा, कैल्शियम का मेटेलिक करेक्टर हाई होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सारे बच्चों को समझ आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको अगर हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है कंसेप्ट असेसमेंट है हमारी 4.8, और क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी है, कंसेप्ट असेसमेंट 4.8, इसका पार्ट क्या है? सी। इसको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके साथ हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना है। आयनाइजेशन एनर्जी और क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसको जस्ट आपने क्या करना है? यहाँ पे सम अप करना है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove outer electrons। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है कौन सी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ये क्या होगा? एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ये क्या होती है? वो एनर्जी जो रिलीज्ड होगी, वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, one or more electrons are added to valence shell of isolated gaseous atom। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसको अगर हम एक और पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट दूसरा क्या हो सकता है नेक्स्ट, के बी पार्ट इसका इक्वेशन हम लिखेंगे। लेट्स से कि सोडियम है, ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसको हम क्या देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na1 पॉजिटिव, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो लेट्स से कि हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज़ होगी। इस साइड पे हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? एक और पॉइंट हम लिखते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हैव पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लिख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम हैज़ +496 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी के। सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 496 है, लेकिन इसके साथ हम प्लस लिख रहे हैं। प्लस का मतलब होता है कि हम एनर्जी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर करें तो उसके लिए आपकी बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें 1314 किलो जूल पर मोल एनर्जी आयनाइजेशन
सॉरी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ -114 किलो जूल पर मोल। सो इट इज़ written with negative sign कि यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसके साथ हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप एक चीज़ आप इसको ठीक कर ले, 141 किलो जूल पर मोल। इसमें आप मज़ीद पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप ये 3 पॉइंट कम से कम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें पहला जो पॉइंट आ जाएगा वो डेफिनीशन का आ जाएगा, दूसरा आप इक्वेशन लिख सकते हैं, तीसरा आप साइन के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं और इनकी वेरिएशंस को भी लिख सकते हैं। कि चौथा पॉइंट अगर मैं आपको बता देता हूँ तो वो भी आप साथ ऐड कर सकते हैं। एक वो आपने खुद करना है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, डी, पीरियोडिक ट्रेंड्स भी आप इसके लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आप इसके साथ चौथा पॉइंट्स ऐड कैसे कर सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स मीन कि आप इसमें बताएंगे कि ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैसे होगी और पीरियड के अंदर ये कैसे चेंज होगा। इसी तरह से इसके भी आप लिखेंगे, सबसे पहले ग्रुप में वेरिएशन कैसे होगी और पीरियड में वेरिएशन कैसे होगी। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है डेंसिटी और रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, जल्दी से आप इसको ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा अभी का टॉपिक है ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको काम बताया है वो कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कंसेप्ट असेसमेंट 4.8, और उसमें हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सीखा है। ये सीख पहले चुके हैं। अब उसमें जो क्वेश्चन था उसको हमने कैसे लिखना था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी के लिए क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। ठीक है, अब उन हर एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। अब केमिकल रिएक्टिविटी की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि किसी भी एलिमेंट की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। अब उसके बाद क्या लिखा गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू increase in atomic size. The outermost electrons are further from the nucleus and experience weaker attractive forces, making it easier for them to participate in the chemical reaction. इसको अभी हम लिखेंगे भी। उसके बाद रिएक्टिविटी टेंड्स टू वेरी अक्रॉस अ पीरियड। अब जो एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद जो जो हम राइट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे नेगेटिव जो क्या होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन जो ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका जो आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इसको ज़रा हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से है। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इनको ज़रा देखते जाएं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन atom to react
with other atoms, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ कि केमिकल बिहेवियर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। केमिकल नेचर डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी बात क्या होगी, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ attraction between nucleus and valence electrons। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो इसकी डेफिनीशन क्या है और दूसरा इसकी डिपेंडेंसी क्या है। डेफिनीशन मीन कि हम केमिकल रिएक्टिविटी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी एटम की जो पावर होती है या उसकी जो एबिलिटी है, कैसे वो रिएक्ट करता है, तेज़ी के साथ करेगा, स्लो करेगा, या उसको कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो ये उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है या उसको हम केमिकल बिहेवियर कहते हैं। ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें लिखी हैं डिपेंड ऑन 2 पॉइंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल नेचर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और जो अट्रैक्शन है कि अगर टाइटली बाइंड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तो उस केस में भी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। अब हमारे अगर पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने पीरियोडिक टेबल आ गया। पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है। अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो इस साइड पे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटेलिक करैक्टर है। ठीक है, नॉन मेटेलिक। ये सेंटर में क्या आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी मेटल्स ही हैं लेकिन इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और ये लास्ट पे जो आ जाते हैं, दीज आर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और ये कौन सी होगी लास्ट पे, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है। तो और ये लास्ट पे जो होगा ये ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है। ज़ीरो ग्रुप गैसेस कौन सी होती हैं, जो इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब मैंने टेबल को डिवाइड कर दिया है। ये पोर्शन जो है इस साइड पे आएंगे तो कौन सी चीज़ आएगी, मेटल्स। इस साइड पे जाएंगे तो कौन सी चीज़ इंक्रीज़ करेगी, नॉन मेटेलिक करैक्टर। और लास्ट वाला ग्रुप अगर आप देखें ये वाला, तो ये ग्रुप कौन सा होगा, नोबल गैसेस का, जो कि इनको हम नोबल क्यों कहते हैं या इसको हम साइड ग्रुप में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हैं, इनको इतनी आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करवाया जाता। अब अगर हम इस रिएक्टिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड लिखते हैं तो वो कैसे होगा। ठीक है। अब हम इसका लिखते हैं नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, ग्रुप और पीरियड के अंदर ये कैसे वेरी करेगी, ग्रुप वेरिएशन इन अ ग्रुप, और दूसरी साइड पे हम किसको डिस्कस करते हैं, पीरियड को। ग्रुप क्या होगा, जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम डाउन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है। अब रीज़न क्या है इसकी, रीज़न भी ये होगा कि जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसके साथ हम एक और बात लिखेंगे कि एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज़ करता है तो साथ में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़।
अब जो एरोस अपवर्ड होगा इसका मतलब है कि इंक्रीज़, अगर एरोस डाउनवर्ड जाता है तो जो चीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे होगा क्या अगर ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, इसको हम ठीक है। अब इसमें एक और बात हम लिखेंगे कि ये जो चीज़ है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाती है तो इट्स ईज़ी टू रिलीज़ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना आसान हो जाता है और रिएक्टिविटी को हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ कर जाती है। अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रुप वाली। ग्रुप के अंदर क्या होगा, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना आसान है तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब इसमें क्या होगा कि एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल कौन सा होता है, अल्कली मेटल जो होते हैं दिस इज़ 1A ग्रुप, जिसमें कौन सी चीज़ शामिल होगी, लिथियम है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं लिख रहा हूँ, सोडियम है, पोटाशियम है, फॉर एग्जांपल रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांशियम। इनकी इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ करेगी, जैसे हम लिखते हैं तो लिथियम की रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, बिकॉज़ के डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन ये ओवरऑल ग्रुप क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अगर इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो लिथियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। अब हम जो लास्ट टाइम हमने किया था, अब हम पीरियड की तरफ आते हैं कि पीरियड के अंदर जो रिएक्टिविटी है वो कैसे जाएगी। तो क्या होता है, रिएक्टिविटी decreases from left to right, ठीक है। ये होना चाहिए था कि रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करती, लेकिन यहाँ पे जो फिनोमेना है वो चेंज होगा। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, लेफ़्ट टू राइट बी इंक्रीज़ करेगी। ये जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। अब रीज़न क्या है कि जो राइट साइड पे अगर जाएं, लेकिन क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ वो इंक्रीज़ कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की पावर है वो ज़्यादा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन, so the power of an atom to capture an electron increases. So the power of an atom ठीक है। उसके बाद हम आगे लिख रहे हैं कि पावर ऑफ एन एटम टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ड्यू टू नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये भी हाईली रिएक्टिव होगा। ये क्या करेंगे, ये लूज़ करेंगे, ये मेटेलिक करेक्टर की तरफ जाते हैं। जो हम राइट साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है, बट मोर राइट साइड, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, जिसमें जो सारी की सारी नोबल गैसें शामिल होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा स्टॉप करेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताएं ताकि उसको हम डिस्कस कर लें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेंसिटी के ऊपर आएगा, डेंसिटी कैसे बिहेव करती है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। रिएक्टिविटी एक्सप्लेन, रिएक्टिविटी जो है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्टिविटी। बेसिकली हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स सेम तरह से रिएक्शन करेंगे? तो इन हर एक की जो है ना नेचर है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं कि विद इन नो सेकेंड, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट के अंदर भी पड़े रहते हैं तो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन को हम ओपन स्पेस में रख देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट वाटर के साथ, नमी के साथ रिएक्ट करता है तो रस्टिंग स्टार्ट कर देता है। जबकि एलुमिनियम जो है वो भी अगर ओपन एयर में पड़ा रहे तो उसका रिएक्शन और आयरन के रिएक्शन में बहुत फ़र्क है, एलुमिनियम को रस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके लैब के अंदर मौजूद होता है, जैसे मैंने अल्कली मेटल की एग्जांपल लिखी, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उनकी आप स्मॉल पैलेट्स को भी हाथ के ऊपर रखें तो वो एनवायरनमेंट जो आपके हाथ के ऊपर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसके साथ भी रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा और आपके हाथ के ऊपर जो है वो क्या हो सकता है, छाले बन सकते हैं। तो इनके जो रिएक्शन होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और हीट इनसे रिलीज़ होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के रेट स्पीड से होगा, कम होगा, या इतना कम हो जाए कि उनको साथ में कोई कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं तो वो रिएक्शन करती ही नहीं है इतनी आसानी के साथ। क्यों नहीं करती, कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। यहाँ पे मैंने दो फैक्टर्स लिखे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर केमिकल नेचर डिपेंड करती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो टाइटली बाइंड है, न्यूक्लियस आज़ाद ही नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर टाइटली बाइंड नहीं है, ईज़िली रिलीज़ हो सकते हैं, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। अब उसके साथ हमने आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर हम जाते हैं तो आपकी बुक के ऊपर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा है। हाँ, यहाँ पे जो पीरियोडिक ट्रेंड्स में यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता है, इसको ज़रा गौर से आप सुनिएगा। सबसे पहले इसने कहा है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अब जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगी और ईजियर होगा एटम के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करे। अब दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं तो वो क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन अ पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड 1 or 2 आर हाईली रिएक्टिव।
अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो मेटालिक करैक्टर को शो कर रहे होते हैं। जो आप राइट साइड पे जाएं तो डिक्रीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन राइट साइड पे भी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और हाईली रिएक्टिव बट टेंड्स टू गेन। लेकिन यहाँ पे जो इसने लिखा है ये बात क्या है कि वो नॉन मेटालिक करैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, टू फॉर्म नेगेटिव आइंस। यही बात मैंने आपके कहाँ पे लिखी है, ये जो आपके सामने चीज़ें हैं कि केमिकल रिएक्टिव टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या होगी कि एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करती है, और ये चीज़ इसके रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जो राइट साइड पे जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन वो क्या किस फॉर्म में इंक्रीज़ करेगी कि उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलें डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी जो होती है इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि डेंसिटी का जो फार्मूला है D इज़ इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, के एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस मौजूद है। कि अगर एक चीज़ है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की पैकिंग क्लोजली पैक्ड है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। इसमें हम कंपेयर करते हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैसेस हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा डेंस देखें तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डेंस होगी, सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, बिकॉज कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पैकिंग मैस ज़्यादा आ जाता है तो उस पार्टिकल की डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट लिखते हैं तो मैस का यूनिट क्या होता है केजी, और जो मीटर है उसका यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब उसके साथ जो डेंसिटी को हम अगर देखें तो डेंसिटी की जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इसके साथ आपने क्या लिखना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो स्टार्ट कर रहा है कि सबसे पहला जो पार्ट है कि ग्रुप के अंदर कैसे जाती है कि एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अब डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ कर रही है कि अगर हम देखें इसको तो जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक पहला जो ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद अगर हम चले जाएं तो सोडियम है, लिथियम है। लिथियम के बाद सोडियम आ जाता है और अपना। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो लेट्स से कि हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, उसके बाद सोडियम है और पोटाशियम है। अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि साइज़ ऑफ एन एलिमेंट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। साइज ऑफ एन एलिमेंट एटम इंक्रीजेस, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके शेल्स भी इंक्रीज़ करेंगे। जैसे लिथियम है तो उसके पहले शेल में 2 आ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 आ जाएगा। सोडियम का पहला शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और तीसरे में कितने आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पैकिंग क्लोज्ड होती जाएगी, पैकिंग इंक्रीज़ करती जाएगी, तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसमें मैंने पहले लिखा है कि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़। अब इससे के साथ क्या होगा कि ओवरऑल जो मैंने बातें लिखी हैं तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है। लेकिन एक और बात भी है कि हम जब एटम को पढ़ते हैं तो एटम की जो स्पेसिस हैं
99.9% एम्प्टी स्पेसिस हैं। अगर वो पॉइंट आपके माइंड में आता है तो इससे आप ये मुराद नहीं लेंगे कि एटम जो है वो लेस डेंस हो जाता है। अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो टॉप से डाउन की तरफ जाते जाएं तो पैकिंग इंक्रीज़ हो रही है। जब आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं तो मैस इंक्रीज़ करेगा। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जब मैस इंक्रीज़ करता है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है। तो इससे हम क्या मुराद लेंगे, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अच्छा उसके साथ हम नेक्स्ट आगे जाते हैं जो वेरिएशन है। अच्छा उसके साथ लिखा गया है कि दूसरी बात कि अब रीज़न इसने क्या लिखी है, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस द एटॉमिक मास इंक्रीजेस, दिस रिजल्ट हायर डेंसिटी। यहाँ पे एक बात मैंने स्किप की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से मैंने आपको बात नहीं बताई, इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाई थी इसमें जो बात की गई है कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, एक प्रोटॉन होगा। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन होंगे। जो सोडियम है उस केस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12। इस केस में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3। इस केस में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। अब अगर हम न्यूक्लियस को भी देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कितना है, 3, और साथ में न्यूट्रॉन्स 0 हैं। इसमें 3 और 3 है, इसमें 11 और 12 है। जो न्यूक्लियस का मैस है वो 2 पार्टिकल्स बनाते हैं। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी डिस्कस करते हैं तो इस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का मैस कितना आ रहा है, 1। यही 2 पार्टिकल्स क्या करते हैं, ओवरऑल एटम का मैस डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों इस मैस के अंदर अगर हम स्किप कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही कम होता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल जो डेंसिटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद दिस रिजल्ट्स इन हायर डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और लास्ट पे डेंसिटी कैन वेरी अक्रॉस, इसको आपने क्या कर लेना है, VARY, वेरी अक्रॉस द पीरियड। इन जनरल डेंसिटी टेंड टू इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट until it reaches a maximum around the middle of the period and then starts to decrease। ये जो बात कर रहा है उसको आपने देखना है कि अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं, पहले तो हमने बात की कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है वो भी बढ़ रहे हैं, 3 पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि क्या हम तीनों पार्टिकल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, यस, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस इतना कम होता है कि वो ओवरऑल मैस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब अगर हम राइट साइड में मूव करते हैं तो मिडल में डेंसिटी क्या आ रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, मिडल तक इंक्रीज़ करती है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसके केस में भी। उसके बाद जो राइट साइड पे मज़ीद आप आते हैं तो डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक आज का लेक्चर होगा। ठीक है, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि उसको हम डिस्कस करें, और फिर लास्ट पे कल जो है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के साथ जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली मेटल्स की वो हम देखेंगे। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताएं। ठीक है, ठीक है, डेंसिटी बेसिकली वेट को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यूनिट वॉल्यूम के अंदर पैकिंग पे डिपेंड करता है। पैकिंग क्लोज्ड है तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, अगर पैकिंग क्लोज नहीं है तो डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम जो एटम के लिए कंसीडर कर रहे हैं वो आप मैस ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो हमने बात की है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की बात की है। ठीक है, ट्रेंड्स क्या होता है कि आप पीरियोडिक बिहेवियर किसी भी चीज़ का डिस्कस करते हैं कि ग्रुप के अंदर वो कैसे वेरिएशन देगा और पीरियड के अंदर कैसे वेरिएशन देगा। जैसे हमने रिएक्टिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस किए जिसमें हमने ये बात बताई कि वो ग्रुप के अंदर कैसे वेरी करेगा और पीरियड के अंदर कैसे वेरी करेगा। ठीक है,
बाकी लोग भी अगर आप तवज्जो से बैठें तो आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, कल के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बर वक्त उसका रिस्पॉन्स देगी। अल्लाह हाफिज़।